तो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। अब बेसिक आइडिया लेते हैं आपके 9th क्लास में एक्चुअली क्या आता है उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो फिजिक्स का बेसिक आइडिया किसको है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस इन साइंस। ऐसा नहीं बोल सकते पर न्यूमेरिकल चलिए इक्वेशन। ठीक। कोई और कोई? फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर, कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसे हम समझते हैं, उसे नेचर बोलते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ एंड वाई, क्यों है और कैसे है। मतलब डायरेक्टली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेना और उसके डिटेल्स में जाना। क्या नाम है अभी? क्रिश। क्यों लेट आया? को मैसेज कर दिया था? क्या रीज़न था? मैं पापा के साथ बाहर गया। ऐसा हुआ था? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट क्लाइंट थी जो भी लेट આવશે એનું શું થશે? નહીં, બહાર નહીં ઉભો રહે। બધી છોકરીઓ શું બોલશે એને કે ક્રિશ મારો ભાઈ છે। બરાબર? એટલે લેટ આવતા પહેલા 10 વાર વિચાર લેવાનું, ટાઈમ પર આવવાનું ક્લાસ। બસ બસ, चलो जरा ध्यान दो। देखो बीच में कोई भी जोक आता है दैट इज़ जस्ट फॉर फन, कि अपने को नींद ना है, अपने को लाइवली बने रहना है, इसलिए आपको यस सर जो बोलने की प्रोसेस है वो इसलिए है कि नींद ना है। बाकी नींद आएगी नहीं ऐसी मैं गारंटी देता हूँ हर बार, पर कोई गारंटी होती नहीं है किसी चीज़ की। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट इज़ ऑल अबाउट हाउ एंड वाई, कि ये क्यों है और कैसे है। सिंपल। अब आपके सिलेबस में थोड़ा फिजिक्स का एक ओवरव्यू देता हूँ 10-15 मिनट, उसके बाद वी विल जंप टू टॉपिक। ओके? तो क्रिश तू लेट आया है तो अब तेरा एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे फिजिक्स को समझने के लिए। क्रिश को सब जानते हैं? कौन सी स्कूल से है क्रिश तू? कौन सी स्कूल से हो आप? ब्राइट वीआईपी। ओके। तो क्रिश तेरी एज कितनी है? 13। 14, चल ठीक, कोई बात नहीं, 13। अब समझो एक बात को कि ये रूम जो है इसको हम एक दुनिया मानते हैं, ठीक है? कि जो हमारा रूम है वो एक दुनिया है। दिस रूम इज टेकन एज अ वर्ल्ड फॉर अस। अब ये क्रिश जो है इस वर्ल्ड का पहला इंसान है। भगवान ने सबसे पहले इसको जन्म दिया। मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो तेरा अगर जन्म इस रूम में हुआ, जब भी किसी चीज़ का बॉर्न होता है, कोई बॉर्न चाइल्ड होता है, उसको कुछ समझ में आता है वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसको हेल्प चाहिए होती है बाहर से। लेकिन हमारी सिचुएशन में ऐसा है कि वो जितनी एज का अभी है उतनी एज का इधर सीधा बॉर्न हो गया, ठीक है? हम मान रहे हैं तो मान तो कुछ भी सकते हैं। तो ऐसा हमने अज्यूम किया कि क्रिश का जन्म इस रूम में हुआ और अभी जितनी एज का है उतनी एज का हुआ, लेकिन उसका दिमाग वो है जो एक बॉर्न बेबी का होता है। सिंपल। तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, ये दीवार बोलते हैं, इसको फ़ैन बोलते हैं, उसको कुछ आइडिया नहीं होगा। एक दिन वो क्या करेगा, जाके स्विच बोर्ड को टच करेगा। तो स्विच को टच करेगा तो फ़ैन चल जाएगा, लाइट चल जाएगी। तो उससे दिमाग में क्या एक लॉजिक बनेगा कि भाई स्विच के अंदर इतना पावर है कि फ़ैन चल जाता है या लाइट चल जाती है। तो क्या ये आज के हिसाब से सही लॉजिक है? नहीं। अब समझ, इसके बाजू में कौन बैठा है? सुधांशु। तो 1 महीने के लिए क्रिश को सपोज इस रूम में डाला था हमने, तो 15 दिन बाद इस रूम में सुधांशु का जन्म हुआ। अब 15 दिन बाद सुधांशु आया तो सुधांशु के लिए तो ये उसका सीनियर हुआ। तो क्रिश उसको सिखाएगा कि इन दिस रूम जैसे ही वो स्विच बोर्ड को टच करोगे तो लाइट ऑन होती है या तो फैन ऑन होता है। फिर सुधांशु करने गया तो लाइट ऑन नहीं हुई, तो उसको लगा ये तो गलत सिखा दिया इसने मुझे, ये फ्रॉड है। तो उसने गुस्से में आके स्विच बोर्ड तोड़ दिया, तो अंदर से वायर्स निकले। तब सुधांशु को समझ में आया कि असल में वायर के अंदर कुछ ऐसा होता होगा जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो अब आज के लॉजिक में आ जाओ तो आपको आज पता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके अंदर से वायर में करंट आता है, करंट से ये सब चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही साइंटिस्ट लोग हैं वो तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल इंसान है, वो क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कोई स्काई को ऑब्जर्व करता है तो उसको एस्ट्रोफिजिसिस्ट बोलते हैं। कोई क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे न्यूटन वगैरह जो गए वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी चीज़ों को उसको समझ में आया। समझ में आ रहा है? सबको बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? yes, तो ऐसी चीज़ों को नॉर्मली कौन समझता है? साइंटिस्ट। तो हम भी अपने आप को क्या समझेंगे आज से? साइंटिस्ट। बिकॉज हमको क्या पता है?
कि ये रूम में जो स्विच है वो उससे क्या होता है, लाइट ऑन होती है। तो बेसिकली ये नॉर्मल आइडिया है फिज़िक्स का कि फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है। एक्चुअली फ़िज़िक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो एक एटम की रेडियस से एक यूनिवर्स की रेडियस तक। एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻55 मीटर एक यूनिवर्स की रेडियस तक। मतलब सबसे छोटे पार्टिकल वहाँ से चालू होता है क्वांटम फिज़िक्स, और सबसे बड़ी रेडियस यूनिवर्स वहाँ ख़त्म होता है आपका एस्ट्रोफिज़िक्स। मतलब सबसे छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ तक फिज़िक्स वैलिड है। और फिज़िक्स क्या है, एक बेसिक साइंस, नेचर, कुदरत ने जो बनाया, भगवान ने जो बनाया उसको समझने की कोशिश करना, यानी फिज़िक्स को पढ़ना। सिंपल। तो ये नॉर्मल आइडिया है। अब सब्जेक्ट कैसा लग रहा है आपको? इंटरेस्टिंग लग रहा है? मज़ा आएगा इसको पढ़ने में? तो अभी चैप्टर नंबर 8 मुझे थोड़ा आपको रिवाइज कराना पड़ेगा। इस कहानी को थोड़ा कट शॉर्ट कर देते हैं और चैप्टर नंबर 8 को मैं 5-10 मिनट में पूरा बोल जाता हूँ। बुक्स बंद कर दो, बुक्स किसी को नहीं ओपन करनी है जब तक कहा ना जाए। अपने को क्या सीखना है, तो कि बेसिकली अपने को कैसे सीखना है, तो कि भाई कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता होगा लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस जो आप बुक के होंगे, कुछ बाहर के होंगे। NTSC करके एक एग्ज़ाम आता है पर वो तो अभी वॉइड हो चुका है, लेकिन हम उस लेवल पे जाएंगे। समझ में आ रहा है? फ्यूचर में कौन इंजीनियर बनना चाहता है, कौन डॉक्टर बनना चाहता है? कोई नहीं? ठीक है। तो 9th क्लास एक्चुअली इज़ योर बेस फॉर योर 11th क्लास। कि अगर कोई साइंस लेगा फ्यूचर में तो उसका 11th क्लास का जो बेस है वो 9th क्लास से आता है। तो 9th क्लास को एकदम अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब 9th क्लास में फिज़िक्स बेसिकली आपने देखा कि भाई वो नेचर की स्टडी है। और फिज़िक्स ज़्यादातर कहाँ तक ढूंढा गया, तो कि भाई लैटिन साइंटिस्ट ने और जर्मन साइंटिस्ट ने। तो सारे वर्ड्स जो हैं वो फिज़िक्स के लैटिन लैंग्वेज में या फिर जर्मन लैंग्वेज में। जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, हमारी नॉर्मल ABCD बोलती है, उन लोगों का अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब ABCD है। समझ में आ रहा है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 8 या फिर 9th क्लास में आप क्या पढ़ रहे हो, तो 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स नाम किसी ने सुना है? क्या मतलब होता है उसका? मशीन्स के बारे में जो वो अलग बात है, ये मैकेनिक्स अलग है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। बेसिकली क्या होता है, ये एक अलग लैंग्वेज का वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्टडी ऑफ मोशन। कि मोशन के बारे में पढ़ना यानी कि मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना। तो 9th क्लास का जो सिलेबस है उसको मेजरली हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। मैकेनिक्स मतलब एनी काइंड ऑफ मोशन। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो लीनियर मोशन, कोई 2 डायमेंशन में चल रहा है तो 2 डायमेंशनल मोशन, कोई मैं बोल रहा हूँ आपके तक आवाज़ आ रही है तो वो साउंड वेव का मोशन। समझ में आ रहा है? ऐसे अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। तू थोड़ा डांस सोचो कर, बिल्कुल अलग है आपको। तू कर आवाज़ AC चालू है, बस बात है बस। AC ऑन है, चल रहा है, चल रहा है, हवा आ रही है, चालू है। नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। चलो अब इधर ध्यान देते हैं। मैकेनिक्स के 2 पोर्शन होते हैं। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? अब ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आप 9th क्लास में हो, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि आप एक्चुअली पढ़ क्या रहे हो। यहाँ से आपको जीवन जीने की क्या आती है, कॉमन सेंस आती है। अब मैकेनिक्स के 2 पार्ट, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन बट विदाउट गोइंग इनटू कॉज। विदाउट गोइंग इनटू कॉज मतलब कैसे हुआ उसकी चिंता मत करो, खाली मोशन को पढ़ लो। फिर कैसे हुआ विथ कॉज, तो डायनामिक्स हो जाएगा। विदाउट कॉज मतलब कोई चीज़ का डिस्टेंस पढ़ा आपने, या फिर वेलोसिटी पढ़ी, या फिर एक्सेलरेशन पढ़ा, ये सब विदाउट कॉज समझ में आ सकता है। कोई कार अगर चल रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, उसकी कुछ स्पीड रही होगी, उसका कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा। तो दीज आर द थिंग्स और पोस्टुलेट्स ऑफ फिजिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स के ये अगर किसी इंसान के बारे में पढ़ना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि भाई क्रिश का बॉडी कलर ऐसा है, उसकी हाइट इतनी है, उसके बाल ऐसे हैं। मतलब क्राइम पेट्रोल देखा है आपने कि अगर कोई क्राइम करके जाता है
तो उसका चेहरा दिखाने के लिए हम किसी को बुलाते हैं, फिर वो स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, फिर वो बोलता रहता है कि ऐसा दिखता है, उसका नाक ऐसा था वैसा था। तो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्सन। जब हम पर्सन के बारे में कुछ जानते हैं तब, तो फिजिक्स के बारे में जब जानते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो ये है डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मतलब ये सब चीज़ें ऐसी है कि मोशन हुआ होगा तो कुछ डिस्टेंस हुआ होगा, उसकी कुछ स्पीड रही होगी, या फिर उसका कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि मोशन हुआ है। कैसे हुआ? कार के अंदर इंजन है, वो चला, वो सब चीज़ें बात की बात है। किसी ने धक्का मारा इसलिए चला, वो सब चीज़ें का डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। उसकी डिस्कशन कहाँ होगी? यहाँ पे, कि भाई यूजिंग फोर्स, कोई फोर्स दिया होगा किसी ने तब जाके कोई चला होगा। समझ में आ रहा है? तो डैट विल बी कॉज अंडर योर डायनामिक्स पार्ट। फोर्स रहा होगा तो कुछ वर्क डन रहा होगा। वर्क डन मतलब किसी की चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एक वर्क एनर्जी थियरम करके कॉन्सेप्ट है, वो आपको एक सिंपल लैंग्वेज से सीखना है कि आपके बॉडी में जितनी एनर्जी होगी उतना काम आप कर पाओगे, जितना काम आपने किया होगा उतनी एनर्जी खर्च हुई होगी। सिंपल, कोई डाउट इसमें? तो वर्क एनर्जी थियरम आप सीखेंगे। ये सब कौन से चैप्टर में क्या आएगा सब कुछ बाइफरकेट करके दे रहा हूँ मैं। तो फोर्स, वर्क, एनर्जी थियरम, मतलब यहाँ से वर्क और एनर्जी पढ़ेंगे और फिर पावर पढ़ेंगे। पावर का मतलब क्या होता है? कितना वर्क कितने टाइम में किया, दैट इज़ पावर। दो लोगों ने एक ही काम किया, पर एक ने 1 घंटे में किया, एक ने 2 घंटे में किया, तो जिसने 1 घंटे में किया उसका पावर उससे ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ये बेसिक चीज़ें आपको सिर्फ नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ। तो काइनेमेटिक्स में आपने चैप्टर नंबर 8 जो था आपका मोशन, वो आपने पढ़ लिया। उसमें आपने डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होने वाले मोशन के लिए जो फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। किसी को याद है क्या होते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बुमुना पढ़ की ए एस या ए डी जो भी S2 minus S1 upon T2 minus T1। क्यों अच्छा रुको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। किसके लिए? तो कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब हर सेकंड, अगर मैं ऐसा बोलूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकंड सर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस को इक्वल एक्सेलरेशन हो रहा है। ऐसा बोल सकते हैं। इसको थोड़ा ओपन करो तो क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा बोल सकता हूँ इसको मैं। तो मतलब 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड में। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि पहली सेकंड में अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी सेकंड में कितनी होगी? 4, तीसरी में कितनी होगी? 6। समझ में आ रहा है बेसिक आइडिया ऑफ एक्सेलरेशन। फिर यहाँ से क्या सीखना होता है कि एक्सेलरेशन ग्राफिकली कैसे मिलेगा। तो कि भाई वीटी ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। सबको पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। समझाता हूँ ये सब क्या है। स्लोप एक मैथमेटिकल चीज़ है। अब ध्यान से सीखो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ऐसा देखा हुआ है, वेलोसिटी बाय टाइम। ये उसका फिजिक्स का फॉर्मूला है कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके समझते हैं। तो इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करूँ तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये y एक्सिस हुई, ये x एक्सिस हुई, इसमें कोई डाउट किसी को? अब y2 माइनस y1 मतलब ये y2 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये x1 होगा। तो एक्चुअली y एक्सिस पे है कौन? वेलोसिटी। और x पे कौन है? टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम तो कौन है? एक्सेलरेशन। तो ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये उसका फिजिक्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। कंसेप्ट वाइज ये है
इसको ट्विस्ट करके समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ग्राफिकली एक्सेलरेशन को समझाओ तो एक्सेलरेशन ग्राफ में कैसे मिलता है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप फाइंड करने पे एक्सेलरेशन मिलता है। ऐसे 3 सेंटेंस होते हैं कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, फिर वीटी ग्राफ का एरिया वो क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस देगा। ये सारी 3 वेराइटीज आपको याद होनी चाहिए कि वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा और वीटी ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस के अलावा और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या होता है, ओके, तो कंसेप्चुअली क्लियर है। पर उसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी और स्केलर कौन सी, तो वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आर दोस जो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का इन्फॉर्मेशन दे। मतलब एक्टिवा में जो स्पीड आती है उसे हम स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी नहीं बोलते हैं। अगर एक्टिवा लेके आप घर से इधर आते हो तो अंदर स्पीड बताई लेट से 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से घर जा रहे हो तो उसने स्पीड बताई 40 किलोमीटर पर आवर, पर इसने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो वैल्यू देता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है उसका, लेकिन डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो वेलोसिटी कैसे बताते हैं, तो वेलोसिटी ऐसे बताएंगे, एक को प्लस लेंगे एक को माइनस लेंगे। इससे क्या समझ में आएगा कि ये स्पीड जाने की है, ये स्पीड आने की है। समझ में आ रहा है कि इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो जाने के लिए आपने ये यूज़ किया होगा और आने के लिए आपने ये यूज़ किया होगा। तो फिजिक्स में प्लस और माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 इज़ ग्रेटर देन -40, दोनों की वैल्यू सेम है, पर वो क्या दिखा रहा है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो जब डायरेक्शन की बात आती है तो वेक्टर क्वांटिटी, और जब स्केलर क्वांटिटी की बात आती है तो वो सिर्फ हमको क्या देती है, एक वैल्यू। तो लॉजिकली सब कुछ क्लियर है क्या चल रहा है? अब चैप्टर नंबर 8 में आप लोग ये पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 9 में वी विल डिस्कस कि कौन कौन से फोर्स हैं जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर आता है एक। ग्रेविटेशन में भी ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है, तो उसको इसी में पढ़ते हैं डायनामिक्स के अंदर कि ग्रेविटेशन के फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई मून हमारे आसपास मोशन कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का फोर्स हुआ जो मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद सबको बोलना है, समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर एक चैप्टर है कि जो भी फोर्स आपने पढ़ा वो फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ या कितना एनर्जी यूज़ हुआ, तो वो चैप्टर नंबर 10 या वर्क, एनर्जी, पावर में आएगा। तो ऐसा पूरा 11 जो भी नंबर हो चैप्टर का, पर ऐसा आपका टोटल कंटेंट है प्योर क्लास 9th का। ये सब कुछ कहाँ फॉल करता है, मैकेनिक्स के पार्ट में। मैकेनिक्स के पार्ट में चैप्टर नंबर 8 में हमने ये सब पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक्सेलरेशन, ये फार्मूला डिराइव करने आते हैं। इसके 2 मेथड है, मतलब एक मेथड है, 9th क्लास में एक ही मेथड है। ऐसा ट्रापेजियम बनता था, फिर उस ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करो। यहाँ से देखो एरिया फाइंड करो तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ होगा। ये नॉर्म इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। फिर इसका एरिया फाइंड करो, ट्राइंगल प्लस स्क्वायर का एरिया फाइंड करो तो ये फार्मूला मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस का फार्मूला। फिर मुझे चाहिए v का फार्मूला, तो वेलोसिटी का फार्मूला भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब हमने सीखा हुआ है, हमको आता भी है। तो सिमिलरली आपको कुछ करना नहीं है, अगर किसी को नोट करना है इसमें से कुछ करना है, कुछ नोट बैटरी बचेगी, पकड़ी बंद जाएगी। अब सबसे पहले क्या हुआ, हो गया हो गया सेकंड चालू। तो चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन या फिर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, जो भी आपको पसंद है अपने हिसाब से।
अब करना क्या है, सबसे पहली चीज़, आज तक 9th क्लास से पहले हमने कभी फॉर्मूला, इक्वेशन ये सब देखा नहीं है। फोर्स के नाम पे हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो कि भाई 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है पुशिंग फोर्स, एक होता है पुल फोर्स। मतलब यही जीवन में 2 चीज़ देखी हुई थी, पर अब जीवन थोड़ा बदल जाएगा, अचानक से जज्बात बदल दिए, ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़ा तकलीफ़ पड़ेगी, पर आपने इतना इजीली समझने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ़ कम पड़ेगी। अब दुनिया में कोई भी मोशन जो होता है, इट इज़ अंडरटेकिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो मोशन होने के लिए देयर शुड बी अनबैलेंस्ड फोर्स। लिखना मत, अभी मैं बाद में टाइम दूंगा, बिकॉज एक बार समझ लो कंसेप्ट, बाद में लिखना, बाकी तब तक बुक्स बंद रखो। अब मोशन तभी होगा जब अनबैलेंस्ड फोर्स हो, कि अनबैलेंस्ड फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही मोशन हो सकता है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, किसी ने यहाँ से फोर्स लगाया 2 न्यूटन और यहाँ से भी लगाया 2 न्यूटन, तो पार्टिकल नहीं हटेगा यहाँ से। मतलब ये क्या हुआ, बैलेंस्ड फोर्स, मतलब ड्यू टू बैलेंस फोर्स ये पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। सिंपल, एकदम बेसिक आइडिया। पर अब यहाँ पे अगर मैं 3 न्यूटन कर दूँ तो राइट हैंड साइड जाने लगेगा, बाई विच फोर्स, तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, वो 1 उसको राइट हैंड साइड ले जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट उसमें किसी को? तो डिफरेंस बिटवीन द अनबैलेंस्ड फोर्स इज 1 न्यूटन, और ये 1 न्यूटन उसका मोशन करा रहा है टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो मतलब फोर्स डायरेक्शन भी दे रहा है, वैल्यू भी दे रहा है, तो इट मस्ट भी कैसी क्वांटिटी होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। उसका यूनिट क्या है, न्यूटन, बिकॉज उसको न्यूटन ने ढूंढा है, इसलिए हम उसको न्यूटन से डिनोट करते हैं। जैसे लेंथ को मीटर से डिनोट करते हैं, वैसे इसको कैसे डिनोट करते हैं, न्यूटन से। अब बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में कोई किसी को डाउट? कि बैलेंस फोर्स आर दोस विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस। देखो नोट्स कैसे बनानी है वो भी एक बार सिखा देता हूँ। जो अपना काम कैसा है, एक तो कंसेप्ट आना चाहिए, नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे से आने चाहिए। अब मार्क्स अच्छे से लाने के लिए नॉलेज अकेला नहीं चलेगा, प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा और कंटेंट सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, 10th की बुक आप लोग देखोगे तो बहुत बड़ी मोटी सी बुक है, इसको मैंने क्या किया 160 पेज में डाल दिया इतने में। अब इसमें जिस तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना सीखना है, ताकि फ्यूचर में क्या होगा, जब आप 11th-12th में तो फिर भी कोचिंग मिलती है, और 12th के बाद किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे कोई कोचिंग होती नहीं है। एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 फैकल्टीज़ होते हैं, 3-4 फैकल्टी अलग अलग बुक को फॉलो करके आते हैं, कोई किसी बुक में से पढ़ाएगा, कोई किसी बुक में से पढ़ाएगा। तो उस वक्त आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, अपने आप से अपना टीचर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए अपने को नोट्स बनाने सीखने पड़ेंगे, कि किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो फास्ट रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं। समझ में आ रहा है? दैट इज़ द मेन थिंग। और वो भी जब खुद का लिखा होगा तभी तेरे काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो खुद के लिखे हुए नोट्स चाहिए। अभी के लिए आप बोर्ड्स मतलब नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो प्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, इतने मार्क्स का होंगे, या इतना वेटेज इस चैप्टर का है, तो सब कुछ आपके दिमाग में फिक्स है। पर उसमें क्या होता है, फिजिक्स में फिजिक्स के वर्ड्स चाहिए, यूनिट्स चाहिए, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के वर्ड्स आने चाहिए, बायोलॉजी में बायोलॉजी के वर्ड्स आने चाहिए। तो वो वर्ड्स सीखने के लिए उसकी नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। मतलब आप लोग 1st क्लास से 9th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन तो आता है। साइंस में बेसिकली ग्रामर या स्पेलिंग कोई चेक नहीं करता है, मतलब सही होना चाहिए। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले कि आपको कंटेंट पता चले कि भाई बैलेंस फोर्स, तो उसके अंदर मुझे लिखने के जो पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए। तो क्या मेन पॉइंट्स जो टीचर चेक करता है, टीचर के पास उतना टाइम नहीं है कि आपका एक एक लाइन देखेगा, तो वो क्या करेगा, कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि बायोलॉजी के कीवर्ड्स, केमिस्ट्री के कीवर्ड्स और फिजिक्स के कीवर्ड्स। जैसे मैंने आपको पूछ लिया डिफाइन बैलेंस फोर्स, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ होगी कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो मैं क्या चेक करूँगा, ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड। ये वर्ड दिख गया तो 2 मार्क, दोनों में से एक भी वर्ड नहीं दिखा तो 1 मार्क या 1.5 मार्क। किसी ने डायग्राम बनाया तो आज पूरे 2 मार्क। तो मैं मतलब पढ़ने भी नहीं बैठूंगा, सीधा ये देख के ही 2 मार्क दे दूँगा। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब पेपर चेक करने के देखो, टीचर को कोई मोटिवेशन नहीं होता है, बिकॉज कुछ मिलता नहीं है उसको पेपर चेक करने का। समझ में आ रहा है? तो कोई भी स्कूल टीचर इतना ध्यान से पढ़ने नहीं बैठेगा, या किसी भी बोर्ड का टीचर। समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? तो क्या अच्छे नोट्स, कम से कम पेज में सारा कंटेंट आ जाना चाहिए, वो लिखना सीखना पड़ेगा और उसको रिवाइज करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यूमुलेटिव रिवीजन जो है उसी से चीज़ें लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। ये सब कॉमन सेंस की बात है, ये सब पता होगा तो आपको रियल लाइफ में भी बहुत सही जगह पे काम आएगा। जो लोग बोलते हैं कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, या जो मैंने यहाँ पे पढ़ा कभी मुझे काम नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये सब कॉमन सेंस बिल्ड करता है। जैसे 9th क्लास में आपको सिखाता है न्यूटन्स लॉ कैसे काम करते हैं, फिर 10th क्लास में आपको सिखाते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब किसी नॉर्मल पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हार्ट अटैक कैसे आता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो प्लग होता है उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉमन सेंस है कि 14-15 साल का बच्चा अगर 10th पास आउट हुआ है तो उसको जीवन में इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। जो वायर खुला पड़ा है और तू पकड़ के ऐसे नाच रहा है ऐसा ना हो। तो वो आपको इतना कॉमन सेंस देगा। स्टडी गिव्स अस कॉमन सेंस। पढ़ने से हमें कॉमन सेंस आती है कि ये सही है और ये सही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ऑल द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जब आप उस फेज़ में हो, जब फ्यूचर में आप काम करोगे तो वो फेज़ इंपॉर्टेंट होगा। अभी के लिए आपका काम क्या है? स्टडी करना। तो कोई भी फ्यूचर में आपको जज कैसे करेगा कि 10th में जब तेरा काम सिर्फ पढ़ना था तब तूने पढ़ा नहीं, तब तेरे परसेंटेज कम आए, तो वो जज ऐसे करेगा कि उस टाइम पे तू नहीं पढ़ा तो तू मेरी कंपनी में भी तेरा ऐसा फेज़ आ गया कि मेरा मूड नहीं है, तो मेरी तो सीट वेस्ट गई, मेरी सैलरी वेस्ट गई। समझ में आ रहा है? वो ऐसे आपको जज करते हैं थ्रू आउट द करियर। 10th में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, कॉलेज में थ्रू आउट आपका डिस्टिंक्शन ऐसा होगा तो ही इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। जैसे IIMs में जाना है तो कैट का एग्ज़ाम देना होता है। कैट का एग्ज़ाम जैसे ही दोगे तो बड़ी IIMs जो होती है, अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, कलकत्ता, ये सब कब बुलाते हैं आपको? जब थ्रू आउट पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। इससे उसको क्या पता चलेगा कि भाई उस एज में तेरा काम था पढ़ना तो तूने पढ़ लिया, 12th में उसके एज में तेरा काम था पढ़ना, तूने पढ़ लिया, कॉलेज में तेरा काम था पढ़ना, तूने पढ़ लिया। उसके अलावा तूने क्या क्या किया? पढ़ तो तूने लिया ही, वो तेरा मेन काम था, वो तूने किया। उसके अलावा तूने NCC किया या सोशल वर्क किया या कुछ भी किया, तो उससे तेरी एक प्रोफाइल बनी, एक इमेज क्रिएट हुआ कि तुझे मिले बिना तेरे बारे में अगर कोई सोच सकता है तो वो ये सब चीज़ें देखेगा। और कोई तो चीज़ है नहीं हमारे पास, तो थोड़ी एस्ट्रोलॉजी देखेगा कि इसका बर्थ डेट ये है, बर्थ टाइम ये है, तो ये इसके पास राजयोग है, इसका राजयोग नहीं है, ऐसा वहाँ कोई चेक नहीं करेगा। वो क्या चेक करेंगे कि आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। अगर यहाँ से गलती से तूने 12th में कम परसेंटेज आए तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं है। आपको टीम में लेना है और आपको ऑप्शन है, या तो आप हार्दिक पांड्या को ले सकते हो या तो विराट कोहली को ले सकते हो। किसे लोगे? गलत चॉइस आल दी। विराट कोहली इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। तो हमें क्या लगेगा कि हार्दिक पांड्या एक टाइम पे 100 रन मार सकता है, पर 10 मैच में 50 रन मारे, ऐसा इंसान चाहिए हमें। कंसिस्टेंटली खेले ऐसा इंसान चाहिए हम। समझ में आ रहा है? तो हमको वो लोग भी कैसे चेक करेंगे कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो कि नहीं। अगर तू बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, तूने मैं तुझे अपनी कॉलेज में ले लूँ और तू कॉलेज में डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मेरी तो सीट वेस्ट हो गई। तू मेरी कंपनी में आके डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मेरी तो जॉब वेस्ट हो गई। वो लोग ऐसे चेक करते हैं। समझ में आ रहा है? और बहुत बड़ा मास है, तो बहुत बड़े मास को कैसे जज करेंगे? अब एक एक को पकड़ के सीखना है, उतना टाइम तो किसी के पास है नहीं। किसी को जॉब में किसी को रखना है, 5000 लोगों का इंटरव्यू सीधा आ जाएगा कि 5000 लोगों ने फॉर्म भर दिया आपकी जॉब लेने के लिए। मेरे पास जॉब है 5 और एप्लीकेशन आई 5000। अब 5000 में से 5 को ही लेना है तो मैं क्या करूँ? सबसे तो मिलने बैठूंगा नहीं मैं। तो मैं एक बेसिक क्राइटेरिया सेट कर दूंगा कि एक काम करो, जिसके कॉलेज में 60% है उतने ही लोग आ सकते हैं। तो ऐसे भी 1000 लोग हो गए, 5000 में से 4000 रूल आउट हो गए। अब 4000 में बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे, पर मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि मैं सबको मिलूँ। समझ में आ रहा है? तो मैंने एक बेसिक आइडिया सेट कर दिया कि भाई 60% हो तभी आओ। तो 1000 लोग बचे। अब 1000 लोग से मिलने का भी टाइम नहीं है, तो क्या करूँ?
कि भाई जिसने मास्टर डिग्री करी हो उतने ही आओ, बैचलर्स वाले नहीं चलेंगे। तो 1000 में से सीधे 500-200 हो जाएंगे। अब 200 से मिलने का भी टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 200 के लिए एक टेस्ट बनाऊँगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, कि जो भी 200 लोग आए हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट दो, इसमें आपके 50% आएंगे तो ही इंटरव्यू के लिए आओगे आप। तो ऐसे 20-25 लोग होंगे, तब 20-25 का इंटरव्यू लेना पॉसिबल है। उसमें भी मेरे रिसोर्स जाएंगे, मेरा टाइम जाएगा, मुझे मेरा काम छोड़ के उनके इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। एक का इंटरव्यू अगर 20 मिनट का भी हुआ तो 25 लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो इतने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई इतने लोग इंडिया में हैं या पूरी दुनिया में हैं, तो बाहर बढ़ते जाते हैं हर बार। पहले के ज़माने में क्रिकेट में थोड़ा कम फिटनेस हो तो चल जाता था, अभी क्या होता है, यो टेस्ट देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मतलब हर एक फील्ड में लोग टॉप से भी टॉप, मतलब प्रो प्लेयर बन चुके हैं सब लोग। समझ में आ रहा है? मतलब नए प्लेयरों के लिए इतनी जगह नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से प्रो प्लेयर बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो। तो ऐसी एक प्रोसीजर है पूरी कि थोड़े सालों में आपको आइडिया लग जाएगा मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। धीरे धीरे अपन उन सब चीज़ों पे बातें करेंगे। तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, तो कि भाई इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ये सुन के भी आपको दिमाग में आना चाहिए इक्वल वैल्यू का फोर्स दोनों तरफ। तो दिमाग में नीचे अगर नहीं याद आता है तो नीचे ऐसा ड्राइंग बना दो, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। अब इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा वर्ड्स चले गए, जो काम का है उतना ही आया। एक्स्ट्रा वर्ड्स तो हमें बनाने आते हैं कि द बैलेंस फोर्स कैन बी डिफाइंड एज इट शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अंडर द बैलेंस फोर्स द पार्टिकल विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मोशन। फिर ये ड्राइंग कर दो, खत्म, सिंपल। इतना करना आएगा? तो ऐसे जो भी नोट्स में यहाँ पे लिखता हूँ उसको ऐसे यूज़ करना है। समझ में आ रहा है कि आपको उतना ही लिखना है जो काम का है, ताकि बाकी का फालतू चीज़ें पढ़ने में अपना दिमाग थोड़ा फटीक महसूस ना करे कि भाई मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है पर असल में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। तो बहुत कुछ पढ़ा ऐसा कब बोल सकते हैं, इस चैप्टर की 10 पेज की नोट्स बनी, अब उस 10 पेज को तू 50 बार रिपीट कर तो तेरा अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहेगा इस चैप्टर में। जबकि तू बुक में से 50 बार चैप्टर पढ़ेगा फिर भी तेरे को डाउट लगेगा कि यार नहीं, मेरे को तो प्रॉब्लम है इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है? तो किसी चीज़ में आप एक्यूरेट कब होंगे, जब आप ऐसी पर्टिकुलर मेथड से काम करोगे। समझ में आ रहा है? तो हार्ड वर्क का ज़माना नहीं है, अपने को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और मार्क्स आने चाहिए। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप पहुंच जाओगे उस लेवल पे, पर धीरे धीरे यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। अब इसका डिट्टो अपोजिट क्या होगा इसमें कि भाई अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब बोथ, किसी दोनों में से एक फोर्स का वैल्यू बड़ा होगा। सपोज इसको नाम देता हूँ F1, इसको देता हूँ F2, तो F नेट जो बचा वो होगा F1 माइनस F2, और उसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा, मोशन होगा। समझ में हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वन इज़ ग्रेटर वन इज़ लेस। फिर एक डायग्राम बनाओ ऑपोजिट इन द डायरेक्शन, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा, मोशन। तो मोशन किसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो कि भाई अनबैलेंस फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है। बैलेंस फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई मोशन नहीं पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें? अब एक बुक किसी सरफेस पे, मान लो कि ये सरफेस है, इसके ऊपर ये बुक है, अब इसको मोशन करना है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी आगे नहीं जा रहा है, मतलब कैसा हुआ ये? बैलेंस, मोशन नहीं हुआ। अब मैंने मोशन हो गया तो अनबैलेंस। तो लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। तो एक सरफेस था, उसके ऊपर आपकी बुक थी, पहले आपने फोर्स लगाया तो बुक नहीं हिली, ऐसा क्यों हुआ? तो बुक जो थी उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था उस दूसरी बुक का। फ्रिक्शन एक टाइप ऑफ फोर्स है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने हाथ से फोर्स लगाया तो मैकेनिकल फोर्स लगाया हाथ से उसको मूव करने के लिए, पर वो मूव नहीं हुआ बिकॉज वो फोर्स इक्वल था फ्रिक्शन जितना। जैसे ही वो फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तब ये बुक मूव करेगी। समझ में आ रहा है? मतलब ये टेबल जो है वो इस बुक को रोक रहा है आगे जाने से, अभी रोक रहा है, मैं उंगली से फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन जा नहीं रही है, पर जैसे ही थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो चली गई।
और एक आवाज़ भी आई, देखो मतलब ये कुछ घिस रहा है, यहाँ पे घिस रहा है मतलब फ्रिक्शन, समझ में आ रहा है। तो जैसे ये टाइप ऑफ फोर्स हो गया, ये एक फोर्स हुआ, ये दूसरा फोर्स हुआ। पहले दोनों सेम थे इसलिए बुक आगे नहीं बढ़ रही थी, पर जैसे ही मैंने हाथ से फोर्स ज़्यादा लगाया फ्रिक्शन से तो बुक आगे बढ़ने लगी। तो मोशन किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है? क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स ओनली। अब बुक खोलो एक बार, और बुक में आपको पहला एग्जांपल दिया हुआ है, टेबल का खुलना, ये कुछ भी किसी भी चीज़ का जो मोशन हो रहा है, सारे मोशन किसके इन्फ्लुएंस में? अनबैलेंस फोर्स के इन्फ्लुएंस में। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस में कोई भी डाउट है किसी को? तो सिंपली इसको नोट करना है और बुक में जो लिखा है वो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, कि कुछ भी छूट गया हो तो मुझे बताना है। समझ में आ रही है मेथड? Yes, sir. चलो, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? अब लॉ का मतलब क्या हुआ? विच इज़ यूनिवर्सली प्रूवन एंड एक्सेप्टेड, कि वो हर एक जगह पे एक्सेप्टेड है। लेकिन असल में क्या होता है, न्यूटन्स लॉ भी कई जगह पे चलते हैं, कई जगह पे नहीं चलते हैं। मतलब न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम एंड नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में अभी है नहीं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। अभी के लिए 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ आर वैलिड एवरीवेयर, तो अपने जो नॉर्मली समझ में आएगा वो समझेंगे। पर जैसे ही आप 11th क्लास में आओगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ था। इसलिए मैं आपको थोड़ा अभी से डिटेल में बता रहा हूँ कि ऐसा न्यूटन्स लॉ भी, लेकिन जब न्यूटन ने ये लॉ पब्लिश किए तभी उसने बताया था कि मेरे लॉ इस जगह पे चलेंगे और इस जगह पे नहीं चलेंगे। तो जहाँ पे नहीं चलेंगे वहाँ पे उसने दूसरा फोर्स अज्यूम करने को बोला था, जिसका नाम था सूडो फोर्स। सूडो का मतलब क्या होता है? होता नहीं है पर उसको हम समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे कार लेके अगर हम निकलते हैं और कोई आके कार पे टकरा गया, कोई पक्षी या कोई मच्छर या कुछ भी, तो कार चल रही है, मतलब कोई भी XYZ चीज आके कार पे टकरा गई, कार मोशन कर रही है और कोई चीज़ आके यहाँ पे टकरा गई। अब गाड़ी चल रही है लेकिन वो पत्थर या कुछ भी जो आया है वो नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि कार उसको कॉन्स्टेंटली आगे ले जा रही है। नॉर्मली वो पत्थर होता तो वो गिर जाता, ग्रेविटी उसको खींच लेती। तो अब ऐसा तो कौन सा फोर्स है जो उसको आगे ले जा रहा है? तो सूडो फोर्स है, जो है नहीं पर हम उसको बता रहे हैं। जैसे आप सोचो तो लिफ्ट में अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको थोड़ा हैवी फील होगा, और लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो आपको थोड़ा लाइट फील होगा। आपकी बॉडी पे कोई फोर्स तो लगा नहीं, फिर भी आपको मतलब महसूस हो रहा है कोई फोर्स, तो वो कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स। समझ में आ रहा है? तो वो सब चीज़ें अभी अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ऐसी भी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है कि हाँ, substance will remain at rest or in state of motion unless and until an external force works upon it. कोने में जल्दी मरी जाओ। बहुत तकलीफ पड़ते, खतरनाक तकलीफ पड़ते। सबूत पढ़ियो ना तो टी शर्ट काढ़ी ने ऊपर रखा बच्चे पहले पोटा पड़ते कोई ने जैसे तकलीफ પડશે જો હું રાખડી બેગમાં લઈને ફરું છું જો આ બધી છોકરીઓ પાસે રાખડી બંધાય છે કઈ ફરક નહીં પડતો છોકરાઓમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે ને बस चलो इधर ध्यान दो, वापस आ जाओ बस। देखो इधर ध्यान दो। तो बेसिकली क्या हुआ
कि सब्सटेंस विल रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स अपॉन इट। मतलब ये बुक यहाँ पे पढ़ी है तो सालों दर सालों तक यहीं पड़ी रहेगी जब तक कोई बाहर से आके उसकी उंगली नहीं करता है। तो एक बेसिक आइडिया क्या है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, जब तक कोई बाहर से आके उस पर फोर्स नहीं लगाएगा तब तक। सिंपल। तो फर्स्ट लॉ तो एकदम इजी है, कुछ समझने जैसा है नहीं इसके अंदर, पर समझना इसमें और क्या है तो कि लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है जो हमें समझना ज़रूरी है। जीवन में फिडजेट स्पिनर घुमाया है, वो स्पिनर तो स्पिनर ज़्यादा क्यों घूमता है क्योंकि भाई ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या है तो इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मास। समझते हैं उसको? मास होता है, मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कि किसी चीज़ के अंदर कितना मुद्दा माल भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? मतलब उस चीज़ के अंदर कितना मटेरियल है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? द मटेरियल इनसाइड द ऑब्जेक्ट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मास। अब ये जो मास है उसकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया। मतलब इसको इजीली समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज एक ट्रक है, आसमान नहीं है और तू प्रोफेशनल ड्राइंग चाह बहुत हाँ बहुत डिटेल में बनाया तो બધું સાચું થઈ જાય એટલે મને એવું વરદાન છે કે સાચકમાં ટ્રક જેવો લાગે ને તો સાચો થઈ જાય અને અહીંયા ટ્રક આવે તો પછી લોચો પડી જાય આપણે। तो अब देखो ये ट्रक चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रक के अंदर का कोई भी पॉइंट की स्पीड क्या होगी? कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट 50 पे होंगे। अब ट्रक के अंदर जो कैरी कर रहा है वो ये 500 किलो का एक बड़ा रॉक है, पत्थर है। अब अचानक से ट्रक को मैं ब्रेक लगा दूं तो क्या होगा? ये पत्थर सब तोड़ फोड़ के बाहर आ जाएगा यार। समझ में आ रहा है? तो मास की वजह से उसकी प्रॉपर्टी हुई जिसका नाम है इनर्शिया। मतलब पार्टिकल वॉज स्टेइंग इन द कांस्टेंट मोशन, इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये बस या ट्रक चल रहा था तो उसके अंदर जो पत्थर था वो भी किस में था? इन द स्टेट ऑफ मोशन। वो रेजिस्ट करेगा अपने स्टेट ऑफ मोशन को, वो मोशन में रहना चाहेगा। जैसे ही ट्रक ने ब्रेक लगाई तो ब्रेक तो ट्रक में लगी, पत्थर में थोड़ी लगी। लेकिन वो पत्थर क्या करेगा? अपना मोशन चालू रखने का ट्राई करेगा। उसकी वजह से क्या हुआ? वो सब तोड़ फोड़ के बाहर निकल गया। उसके और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हम कार में बैठते हैं और अचानक से एक्सीलरेट करते हैं तो हमारी बॉडी पीछे आ जाती है एकदम। तो क्या हुआ कि बॉडी वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अचानक से तूने उसको मोशन के स्टेट में डाल दिया तो वो अपोज करेगा अपने वेरी कॉज को, वो रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन अचानक से तूने उसको मोशन में डाल दिया तो वो पीछे की तरफ जाएगा। फिर ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगती है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ चली जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी मोशन में है लेकिन ट्रेन रुक गई तो हमारी बॉडी मोशन में रहना चाहेगी। तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा और क्या होगा? झटका लगेगा। समझ में आ रहा है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया पूछे तो भी यही लिखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछे तो भी यही लिखना है। इनर्शिया मतलब क्या हुआ? तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजिट्स द वेरी कॉज ऑफ इट। ऐसा लिखना है। मैं लिखवाता हूँ पूरा प्रॉपर्ली, यहाँ तक लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो। इनर्शिया के बारे में प्रॉपर्ली फिर से मैं लिखाता हूँ। देखो स्पिनर की बात इसलिए करी, स्पिनर में जो होता है उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया है जो मास की प्रॉपर्टी है, जो लीनियर मोशन के लिए है। स्पिनर तो गोल गोल घूमता है, फैन गोल गोल घूम रहा है, तो उसके लिए जो इनर्शिया होगा उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब फैन बंद करने के बाद भी वो थोड़े टाइम तक घूमता रहता है, तो वो किसकी वजह से घूमा? मास की वजह से। मास की एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो अपोज करेगा रुकने के लिए, तो वो थोड़े टाइम के लिए घूमता रहेगा। तो स्पिनर भी क्या करता है? स्पिनर के बीच में ऐसे बेरिंग होती है और दूर ऐसे 3 या 4 जो भी उसके जो विंग्स होते हैं, पर विंग्स थोड़े हैवी होंगे
तो क्या होगा, उसका स्पिनिंग टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज मास थोड़ा दूर रखेंगे तो मास उसको घुमाने में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोटेशनल मोशन को इंक्रीज करा है उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो लीनियर मोशन में काम करता है उसे बोलते हैं इनर्शिया। मतलब हमको जो झटका लगा वो सीधा या उल्टा लगा, ये लीनियर मोशन। हम गोल गोल घूमने लगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब 11th-12th की बात है, इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे हम इसमें। पर इनर्शिया की प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो मास की प्रॉपर्टी है इनर्शिया, मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब इनर्शिया इंक्रीज करना है तो मास इंक्रीज करो। इसलिए स्पिनर के जिसके विंग्स पे वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पिनिंग टाइम होगा उसका। समझ में आ रहा है? लॉजिकल एक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो समझ में आ रहा है सबको? बस अब क्या सीखना था हमें? हाँ, गैलीलियो का एग्जाम्पल, कि उसने ऐसा बोला कि मार्बल को उसने छोड़ा ऐसे वेज के ऊपर से, किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से मार्बल को छोड़ा, तो मार्बल क्या करेगी? कांस्टेंट मोशन करेगी जब तक उसको उतनी हाइट नहीं मिल जाती। अगर यहाँ से छोड़ा तो सामने यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि इस जो इंक्लाइन प्लेन है उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ से वो आएगा तो वो यहीं तक जाएगा। जहाँ से छोड़ा जितनी हाइट पर से उतनी हाइट तक वो बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा। जैसे जैसे उसकी मैं इंक्लिनेशन कम करता जाऊँगा, मतलब एंगल कम करता जाऊँगा, तो वो इनफाइनाइट मोशन करेगा। मतलब जब तक उसको ये हाइट नहीं मिलेगी तब तक वो रुकेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने सोचा, तो उससे उसको समझ में आया कि मोशन मतलब जो कांस्टेंट मोशन कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट मोशन ही करता रहेगा जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, और जो शांति से अपनी जगह पे पड़ा रहा है वो पड़ा ही रहेगा जब तक उसको कोई बाहर से मोशन नहीं कराएगा। तो गैलीलियो का वो ऑब्जर्वेशन था, उसके ऊपर से न्यूटन ने लॉ बना दिया। और न्यूटन का जो लॉ है वो किसको एक्सप्लेन करता है? इनर्शिया को, कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया के बारे में हम लिख देते हैं कि इनर्शिया का डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिख देते हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास એક્ઝેક્ટ વર્ડ શું છે ઇનર્શિયાના? देखो, inertia is the property of mass or a tendency of mass which resists the change of state such as rest or motion। मतलब वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट के चेंज को, मतलब रेस्ट में से मोशन में आने को अपोज करेगा। अगर वो मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आने को अपोज करेगा। सिंपल। तो इनर्शिया का डेफिनेशन लिख लो, और ये भी लिख लो कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।